नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम और आप इस वक्त देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम जिसका नाम है कारोबार। कारोबार की हर किस्त में हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट, हमारे गेस्ट मौजूद होते हैं। वो तमाम सवालात जो कहीं ना कहीं आपके जहन में हैं, आप भी सोच रहे होते हैं, चाहे वो महंगाई से जुड़े हो, अर्थव्यवस्था से, इकोनॉमी से, तमाम वो सवालात हम इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं। हमारे गेस्ट पैनलिस्ट से हम वो सवालात दरियाफ्त करते हैं और उन सवालों के जवाब हम आप तक पहुंचाते हैं। महंगाई की मार इस वक्त हमारा पूरा देश झेल रहा है। लगातार महंगाई बढ़ने के तर्क सरकार ज़रूर दे रही है, लेकिन महंगाई को कैसे कम किया जाए इसके उपाय अभी सरकार के पास नहीं है। आखिर क्या वो उपाय हो सकते हैं, हमारे गेस्ट पैनलिस्ट से आज हम जानेंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इमाम तारिक साहब हर बार की तरह हमारे इस प्रोग्राम में हमसे जुड़े हुए हैं। आप चार्टेड अकाउंटेंट हैं और इसी के साथ तमाम मालूमात अपने पास रखते हैं इस मुद्दे से जुड़ी हुई, क्योंकि आप खुद एक ऐसे शख्स हैं जो इकोनॉमी से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। महंगाई को आप किस नज़र से देखते हैं, इसी सवाल के साथ मैं आपकी तरफ रुख करता हूं। जी, देखिए, महंगाई अगर एक कंट्रोल में रही, एक लिमिट में रहती है तो वो अच्छी होती है इकोनॉमी के लिए। अगर वो लिमिट से बाहर चले जाती है, कंट्रोल से बाहर चले जाती है, तो ये महंगाई आपको इकोनॉमी को हार्म कर सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है। वो किस तरीके से? देखिए, अगर महंगाई कम है, अगर महंगाई थोड़ी सी आ रही है, मतलब हर साल थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसा होता है कि कारोबारी लोगों को लगता है कि ठीक है भाई, मेरा जब मैं माल ख़रीद रहा हूँ, मैं बेचे जब तक कुछ प्रॉफिट आ रहा है मुझे, तो कुछ आमदनी बढ़ रही है, कुछ बेटर वो हो रहा है। जब महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसी कारोबारी को, सेम बंदे को ये होता है कि उसकी जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, मतलब आपने एक आइटम बेच दिया, अब उसको जाके वापस ख़रीदने जाएंगे तो आप वो आइटम आपको बहुत महंगे में मिलेगा, जो जितने में आपने बेचा उससे ज़्यादा महंगे में मिलेगा। तो हो रहा क्या है कि आपने एक आइटम 10,000 रुपये में बेच दिया, अब वही आइटम लाके आप आपकी दुकान में रख रहे हैं तो वो आइटम मिलेगा 12,000 में। तो ये फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ? तो उस तरीके से प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। फिर जो है नॉर्मल जो कारोबारी के अलावा नॉर्मल जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें हैं, जो हम लोग रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, ये चीज़ें भी अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो ये हमारे पॉकेट पे हिट करती हैं, मारती हैं। किस तरीके से? देखिए, अगर आपकी तनख्वाह है 25,000 रुपये और आप कुछ सेविंग करके आप अपने घर भिजा रहे हैं या सेविंग करके बैंक में रख रहे हैं 5,000 रुपये, अब सडनली महंगाई बढ़ गई, महंगाई अगर समझिए 25% बढ़ गई, तो आप जो 25,000 में से 5,000 सेविंग कर रहे थे वो सेविंग ख़त्म हो जाएगी, आप नहीं कर सकेंगे। अगर कई लोग ऐसे हैं जो हैंड टू माउथ जीते हैं, मतलब जितना महीने की सैलरी आती है वो महीने से पहले ही ख़त्म हो जाती है। तो ऐसा होता है कि समझिए 30 तारीख तक या 31 तारीख तक सैलरी नहीं चलती थी, 28 तक ही ख़त्म हो जाती थी सैलरी। अब जब महंगाई आपकी बढ़ जाएगी तो आपकी सैलरी 20 तक ही ख़त्म हो जाएगी। अब 20 के बाद 10 दिन आप गुजारेंगे कैसे? उधार लेना पड़ेगा। जब आप उधार लेंगे तो फिर बैंक या फिर सूद से क्रेडिट कार्ड पे लेंगे, क्रेडिट कार्ड का हेवी सूद भरेंगे, तो हर तरीके से आप ये महंगाई के जकड़ में आते जाएंगे। तो ये जब महंगाई ज़्यादा तेज़ हो जाती है, सारे गवर्नमेंट्स के कान खड़े हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। और क्या होता है कि गवर्नमेंट गिरना शुरू होते हैं, चाहे आप अमेरिका की गवर्नमेंट हो, चाहे लंदन की गवर्नमेंट हो, आप ये सारे गवर्नमेंट्स को गिरा देते हैं उनके वोटर्स। तो ये वर्ल्ड के गवर्नमेंट्स परेशान होते हैं अगर महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ती है। और क्यों परेशान होते हैं? क्योंकि उनकी जो प्रजा है, उनके जो लोग हैं वो परेशान हो जाते हैं। तो वो परेशान होकर बोलते हैं कि भाई ये बंदे को कंट्रोल करने नहीं आ रहा है, ये बंदे को इकोनॉमी चलाने नहीं आ रहा है, इसको हटाओ, हम दूसरे को रखेंगे। ताज़ा मामला श्रीलंका का है। श्रीलंका में जब लगातार महंगाई बढ़ती गई तो उसके बाद लोगों ने ही अपनी उस बनाई हुई सरकार को पलट कर रख दिया। मैं जानना चाहूँगा कि बढ़ती महंगाई के साथ जो इन्वेस्ट रेट है, जो सूद है, ब्याज की जो रकम है, वो भी बढ़ती जा रही है, ब्याज का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। महंगाई का और ब्याज के प्रतिशत के आपस में आखिर क्या वो कनेक्शन है? देखिए, होता क्या है, अगर आप एक गवर्नमेंट के एंगल से देखें, एक सरकार के एंगल से देखें, तो ये लोग ये सोचते हैं कि लोग खरीद रहे हैं, मतलब कार खरीद रहे हैं तो ईएमआई के अगेंस्ट में खरीद रहे हैं, घर खरीद रहे हैं तो ईएमआई के अगेंस्ट में खरीद रहे हैं। तो ये सब चीज़, अगर आपका ईएमआई कम है तो ये चीज़ डिमांड रेस करेगी, मतलब
चीज़ों का डिमांड बढ़ जाएगा, चीज़ों खरीदने की लोगों की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो डिमांड बढ़ने से क्या होगा कि बेचने वाला उसका रेट बढ़ा देगा। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि ये डिमांड को कम कर दिया जाए, ये जो इसकी मांग है आइटमों की इसकी कम करना चाहिए। तो वो कैसा करेंगे, तो आपका ईएमआई महंगा कर दो, तो आप खुद ही ना खरीदें जी, खुद ही उस चीज़ को नहीं खरीदें। उस तरीके से गवर्नमेंट का दिमाग चलता है। अब समझे आप एक गाड़ी के ऊपर 25,000 रुपये ईएमआई दे रहे थे, जैसा ब्याज दर बढ़ गई आपको 30,000 देना पड़ेगा। तो आप सोचेंगे भाई ये तो मेरे बजट के बाहर हो रहा है, या तो मैं ये गाड़ी को बेच दूं, या फिर अगर आप नया लेने वाले हैं तो आप सोचेंगे भाई ये गाड़ी मैं नहीं लेता हूँ, 30 का तो मेरे को नहीं होगा। तो ये आपका डिसीजन खरीदने का पोस्टपोन कर दें, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, चीज़ों की डिमांड कम हो जाएगी। तो उस वजह से डिमांड कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है। और एक क्या होता है कि कॉन्सेप्ट है रियल इंटरेस्ट रेट और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। हमें इंटरेस्ट रेट को समझना पड़ेगा इसके लिए कि भाई इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट चीज़ क्या है। देखिए किसी ने 1 लाख रुपए दिया, समझिए आपको 1 लाख रुपए दिया, तो वापस आप 1 साल के बाद मुझे वापस 1 लाख रुपए दे रहे हैं। उसी को कन्वर्ट कर लें, मैंने आपको 1 लाख रुपए का सोना दिया, 2 तोले सोना दे दिया। 1 साल के बाद आप मुझे 2 तोले सोना दे रहे हैं, वो 2 तोले सोने का रेट 1,10,000 हो गया होगा, वॉटेवर मार्केट तो से बढ़ गया। हाँ, जो ये 10,000 जो बढ़ गया है ये है इन्फ्लेशन। अच्छा, ये जो रेट बढ़ गया है चीज़ का, वैसे कोई भी चीज़, मैं आपको मोबाइल फ़ोन दिया या मतलब ऐसी चीज़ जो वैल्यू होल्ड करती है, तो अब समझिए सोने का एग्जांपल ले लेते हैं। 1 लाख का सोना दिया मैं आपको, वापस अब वो आप मुझे 2 तोले सोना वापस कर रहे हैं जिसका रेट हो गया है 1,10,000। तो ये आपका हुआ रियल इन्फ्लेशन। तो मुझे क्या मिला, रियल इंटरेस्ट रेट के इतना जो है ये है। तो नॉमिनल इंटरेस्ट, नॉमिनल इन्फ्लेशन और रियल इन्फ्लेशन में डिफरेंस ये होता है कि आपकी ये महंगाई जो 10,000 बढ़ी है, ये नॉमिनल इन्फ्लेशन है। मतलब आप जितना भी रेट वो कर रहे हैं, मतलब एग्जैक्ट इन्फ्लेशन आ रहा है। तो अब इंटरेस्ट रेट जब फिक्स करते हैं तो ये महंगाई को नज़र में रखते हैं। मैंने आपको 1 लाख रुपए दिया, आप मुझे 1,05,000 देंगे तो मेरा नुकसान हो गया 1 साल के बाद, क्योंकि आप मुझे सोना अगर मैं आपको देता तो 1,10 हो जाता। तो मुझे 1,10 चाहिए प्लस सर्विस चार्ज 1-2% एक्स्ट्रा चाहिए, तो मैं 12% पे इंटरेस्ट आप पैसे दूंगा, तभी मुझे प्रॉफिट आएगा, वरना मैं गोल्ड में डाल के रख लूंगा, आपको दूंगा ही नहीं। क्योंकि मेरे को एक तो रिस्क हो रहा है कि आप मुझे 1 साल के बाद वापस देंगे नहीं देंगे, एक रिस्क हो गया, तो वो रिस्क को भी कवर करना है, दूसरा सर्विस चार्ज है वो भी कवर करना है। तो महंगाई प्लस रिस्क फैक्टर प्लस सर्विस चार्ज मिला के होता है इंटरेस्ट रेट। तो जब महंगाई बढ़ती है खुद ही इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाएगा। अब आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं, आपके फिक्स डिपॉजिट अगर 5 साल के आपने कर दिए और आपने पहले किए थे जब 5% इंटरेस्ट रेट था, आज जो है आपको 6% 6.5% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो अब आप तो 4 साल के लिए नुकसान में आ गए। क्लियरली आपका पैसा कम हो गया क्योंकि आप 5 साल के लिए फिक्स कर दिया। तो नॉर्मली जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो हमें फिक्स डिपॉजिट भी कम टाइम के लिए करना चाहिए, क्योंकि अगले साल फिर हमें बढ़ के रेट में इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगर आप इंटरेस्ट लेने वाले बंदे हैं, इंटरेस्ट को आप हराम नहीं समझते, तो आपको फिक्स डिपॉजिट भी जब इंक्रीजिंग टाइम रहता है तब आपको इन्फ्लेशन के टाइम पे छोटे छोटे टर्म के फिक्स डिपॉजिट करने चाहिए, 5 साल के 10 साल के नहीं करने चाहिए। तो महंगाई के साथ जो ब्याज की जो दरें बढ़ती जा रही जी है, हाँ। वो महंगाई को और ज़्यादा बढ़ाएगी फिर तो। जी देखिए क्या होता है ना, महंगाई को आप जो पूछ रहे हैं कि महंगाई के साथ जो ब्याज की दर बढ़ रही है वो महंगाई को और ज़्यादा बढ़ाएगी। कैसा बढ़ाएगी? देखिए क्या होता है, आप चीज़ खरीदना रोक देते हैं। आप जब जाके फ्लैट खरीद रहे हैं वो नहीं खरीदेंगे क्योंकि आपकी ईएमआई के बाहर हो गया, ईएमआई बहुत ज़्यादा हो गया, आपकी तनख्वाह से ज़्यादा ईएमआई हो गया, तो आप जिएंगे कैसे? तो आप जब इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, ईएमआई खुद ही बढ़ जाएगा। कंट्रोल कर रहा है, ये महंगाई को नहीं, ग्रोथ को कंट्रोल कर देगा, ये ग्रोथ को मार देगा, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा। जैसा आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू हो जाएगा और ये ग्रोथ कम हो जाएगी, फैक्ट्रीज की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी, और फैक्ट्रीज जो लोग लोन्स लेते हैं फैक्ट्रीज वाले, उनका लोन का रेट बढ़ जाएगा, सब जगह मार पड़ेगी और बेरोजगारी बढ़ेगी। तो खुद ही बेरोजगारी बढ़ने से
लोग कम खरीदना शुरू करेंगे। बेरोजगार आदमी क्या खरीदेगा? तो अच्छा। खुद ही से आपको वापस इन्फ्लेशन कम होते जाएगा। आपने एग्जांपल दिया गोल्ड का। जी। गोल्ड में इन्फ्लेशन कैसे बढ़ रहा है, मिल रहा है। जी सेकेंड हैंड गाड़ियों की मैं बात करना चाहूँगा। जी। जो व्यापारी इस तरह के बिजनेस करते हैं, पुरानी चीज़ें बेचते हैं, जी हाँ। या हम खुद भी आमतौर पर जब हम कार पुरानी हो जाती है तो उसको बेचना चाहते जी हैं, हाँ। लेकिन हमने खरीदी बहुत महंगी होती है और हम बेच बहुत सस्ती रहे होते हैं, क्योंकि महंगाई के दौर में हमने उसे खरीद तो लिया, लेकिन जब जी हम हाँ। बेचने जा रहे हैं तो वो कीमत नहीं मिल पाती। मार्केट में ये गिरावट आखिर क्यों आ जाती है? अब देखिए, अगर आप नई गाड़ी खरीद के बेच रहे हैं तो वो अलग बात है, क्योंकि आपने इस्तेमाल कर ली। देखिए, आपने एक शर्ट या कोट आपने खरीदा, खरीदते वक्त तो रेट ज़्यादा था, अब आप यूज़ करके बेचेंगे तो आपको कम आएगा कैसा भी, वो छोड़ दिए। अगर आपने सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदी और फिर उसको पलटा के बेच रहे हैं, तो आप खरीदते वक्त ही ये देखना पड़ेगा कि आप एक इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन के उसमें ख़रीद रहे हैं या कम टाइम पे ख़रीद रहे हैं। अब जैसे सेकेंड हैंड गाड़ियों का रिसेंटली क्या हुआ है कि इंटरेस्ट रेट्स कम थे तो डिमांड ज़्यादा था, नए गाड़ियाँ ही नहीं मिल रहे थे, 6-6 महीने की बुकिंग हो रही थी, तो ऑटोमेटिकली लोग क्या किए कि ठीक है भाई 6 महीने पुरानी है तो ले लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 6 महीने वेटिंग नहीं करना चाह रहे हैं। तो उसमें सेकेंड हैंड गाड़ियों का रेट जंप हुआ उल्टा रिसेंटली। अच्छा। तो दूसरा क्या हुआ कि इसको जो स्टील की खपत लगती है, इसको जो प्लास्टिक की खपत लगती है, और इसको जितने भी आइटम्स की खपत लगती है, ये सारे आइटम्स का रेट भी बढ़ना शुरू हो गया। तीसरा क्या हुआ कि डॉलर का रेट बढ़ गया, तो कई चीज़ इसमें इंपोर्ट होके आती हैं, दूसरे कंट्री से बन के आती हैं, तो वहाँ पे इंपोर्ट आइटम के रेट बढ़ गए, तो उस तरीके से गाड़ियों का रेट बढ़ना शुरू। प्लस ताइवान में और मलेशिया में जो बड़े फैक्ट्रीज़ थे जो माइक्रोचिप बनाते थे, क्योंकि आजकल क्या है हर चीज़ जगह गाड़ी में कई सेंसर्स लगते हैं, सौ हज़ारों सेंसर लगते हैं, हर जगह माइक्रोचिप लगता है, वो माइक्रोचिप सेंसर चलाता है, तो माइक्रोचिप की शॉर्टेज हो गई, तो उसकी वजह से भी आपकी गाड़ी महंगी हो गई। तो आप जब सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने गए, आपको खुद को भी एज ए डीलर कम में महंगे में मिल रही है, और फिर अगर वो गाड़ी का डिमांड नहीं है तो फिर आप नुकसान में रहेंगे, क्योंकि मांग भी रहनी चाहिए। एक बहुत अहम ज़रूरी सवाल यहाँ मैं ज़रूर शामिल करना चाहूँगा। भारत में प्रतिदिन 20 रुपये एक आम आदमी की आय है, ऐसा माना जाता है। काफ़ी सारी रिपोर्ट्स में इस बात को शामिल किया गया है। चाय के कप की अगर मैं बात करूँ तो 5 से 7 रुपये पूरे हिंदुस्तान भर में चाय का कप मिलता है। दालों की कीमत 70-80 100 रुपये किलो के आसपास हो गई। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। वो व्यक्ति जो 20-50 रुपये प्रतिदिन कमा रहा है, 83 करोड़ ऐसी जनता है भारत में, ऐसा भी रिपोर्ट्स में माना जाता है। आखिर वो लोग किस तरह से अभी अपना जीवन गुजार रहे हैं? देखिए, इंडिया में क्या है कि आपको जॉइंट फैमिली सिस्टम है, मतलब एक 10 आदमी रहते हैं या 15 आदमी रहते हैं, तो उस घर में सिर्फ एक ही बंदा कमाते रहता है। आप वो एक बंदे की कमाई जब देखेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, तो फिर आपको वो एवरेज आ जाएगा 20 रुपये या 30 रुपये का। तो ये जो होता है ना, आप देखिए इवन हमारे फैमिलीज़ में भी देखिए या कहीं भी देखिए, घर में रहते हैं 8-10-12 आदमी, मगर कमाने वाला बंदा जो होता है वो एक ही रहता है या 2 रहते हैं मैक्सिमम। तो वो उसके थ्रू राशन आता है, उनके थ्रू जो भी तेल आता है, दाल आती है, और वो पैसों से सारा घर खाता है। तो अगर आप डिवाइड करते हैं वो पैसे, अगर वो बंदा अगर समझे दिन के 200 रुपये या 100 रुपये कमा के ला रहा है, घर में 5 आदमी है, तो 20 रुपये या 40 रुपये आपका एवरेज पड़ेगा, आप डिवाइड कर देंगे तो उस तरीके से चलता है। और हमारे पास पॉपुलेशन भी सर्वाइव इसीलिए जॉइंट फैमिली की वजह से कर सक रहा है। देखिए, कोरोना हुआ, लोग जी लिए, क्या कैसे जिए? खाने को खाना नहीं था, आप कई चीज़ें नहीं थी, मगर लोग क्या किए, एक कम्युनिटी सिस्टम में जितना भी था पूरे घर वाले एक साथ मिलके खाएं रहे। तो उस तरीके से जब जॉइंट आप रहते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो ज़िंदगियाँ आगे बढ़ जाती हैं। आप देखिए, बड़े फैमिलीज़ में भी, जो बिज़नेस फैमिलीज़ भी होते हैं, ये हमेशा जॉइंटली काम किए हैं लोग। फैमिली में एक बंदा तेज़ निकला, उसने सारी फैमिली को संभाल लिया। घर में एक बंदा बाहर चला गया, कमा के भेजा रहा, सारी फैमिली जी लिए। किसी को गवर्नमेंट की नौकरी लगे एक बंदे को, वो सारी फैमिली को संभाल लिया, तो एक फैमिली 10-12 आदमी जी लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जो बाहर के कंट्रीज़ में कि पूछ के नहीं देखना, माँ बाप को पूछ के न को देखो, बच्चों को पूछ के न को देखो, या तो भाई बहन को पूछ के नहीं देखना, ये सिस्टम हमारे पास नहीं है। अभी बढ़ते जा रहा है शहरों में, मगर इवन गाँव में आज भी देखें तो एक मिला जुला सिस्टम होता है। प्लस यहाँ जो सिटी में जो बंदे काम करते हैं, फिर वो लोग कुछ अमाउंट बचाकर गांव को भी जाते हैं अपने रहने के लिए। तो इसकी वजह से भी आपको
जो आप लोग सरवाइव कर सक रहे हैं कम इनकम में, कम उसके ऊपर पर डे इनकम। पिछले 5-6 सालों में अगर मैं महंगाई की बात करूं तो पेट्रोल 60-70 से इस वक्त 100-120 के आसपास पहुंच गया। इसी तरह से डीजल की बात करें, कॉमर्शियल सिलेंडर की बात करें, घरेलू सिलेंडर की बात करें, इवन सीएनजी, एलपीजी, हर चीज़ों में लगातार महंगाई देखने को मिल रही है। आखिर क्या वजह रही कि इतने सालों के बाद, इन्हीं 5-6 सालों के अंदर इतनी ज़्यादा महंगाई एक साथ देखने को मिल रही? देखिए, ये जो पेट्रोल की प्राइस है या गैस सिलेंडर की प्राइस है, ये बेसिकली गवर्नमेंट से, उनके टैक्सेस, गवर्नमेंट के टैक्सेस वगैरह से डिफाइन होती है। मतलब गवर्नमेंट जो है टैक्स बढ़ा देती है तभी ये रेट्स बढ़ते हैं। और अगर गवर्नमेंट आर्टिफिशियली कम करना चाहे तो इसको सब्सिडाइज करके गवर्नमेंट कम कर सकती है। पहले क्या होता था कि पहले जो है गवर्नमेंट अपनी जेब से डालकर रेट्स कम करते थे, कम करके आपको कम रेट में डीजल पेट्रोल वगैरह फराहम करते थे, आपको देते थे। अब क्या हो गया है कि मोस्टली देखिए पेट्रोल ज़्यादा अब अंबानी के पास बनता है या प्राइवेट कंपनीज़ में बनता है, तो इन लोगों का पर्सनल ये है कि पेट्रोल का रेट बढ़ना चाहिए, बढ़ के रहना चाहिए, क्योंकि इन्हों जब ऑयल ख़रीदते हैं तो फिर इनका माल जब बिकेगा तो बढ़ के में बिकना चाहिए। तो ये जब कैपिटलिस्ट, मतलब जब सरमायाकार लोगों के हाथ में आ जाता है कोई प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट को वो लोग क्या करते हैं, अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आज आप देखिए, आज रिलायंस का शेयर प्राइस बहुत हाई है, ज़बरदस्त है, क्योंकि उनको डिस्काउंट में ऑयल मिल रहा है रशिया से, और ये ऑयल वो लोग फिर एक्सपोर्ट कर सक रहे हैं दूसरे कंट्रीज़ को फुल प्राइस में। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अभी रिसेंटली एक एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया कि ये आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट आ रहा है तो ये एक्सपोर्ट के ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, ताकि गवर्नमेंट उसमें से कुछ टैक्स का हिस्सा ले सके, क्योंकि ये एक सडनली बहुत बड़ा प्रॉफिट आना शुरू हो गया है प्राइवेट कंपनी। सिर्फ रिलायंस ही नहीं है, जितने भी प्राइवेट कंपनीज हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होना शुरू हो गया है जो ऑयल का ये करते हैं, क्योंकि रशिया से उनको कम पैसों में ऑयल मिलता है। 1991 की मैं बात करूंगा, जनरल वीपी सिंह जी की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी उस समय वित्त मंत्री थे जी। उन्होंने महंगाई को बहुत अच्छे तरीके से उस वक्त कंट्रोल किया, ऐसा जो अर्थशास्त्री वो लिखते हैं जी। सेम उसी तरह के हालात इस वक्त देश में बन चुके हैं। निर्मला सीतारमण इस समय हमारी वित्त मंत्री है जी। आप इन दोनों चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं? आखिर क्या वो तरीके हो सकते हैं? क्योंकि मनमोहन सिंह जी ने विदेशी इन्वेस्टमेंट बहुत करवाया, लोकल जो मैन्युफैक्चरर थे, जो भारत के लोकल व्यापारी थे, उनको कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया, भारतीय सामग्रियों को बढ़ावा दिया। इस तरीके से महंगाई उस वक्त कंट्रोल में आ गई। आज क्या वो चीज़ें बन सकती हैं जो इस बढ़ती महंगाई को कंट्रोल कर सकती हैं? देखिए, तब 90s में भी, अर्ली 90s में और आज भी, तभी भी पूरे वर्ल्ड वाइड इन्फ्लेशन बढ़ रहा था जी। आज भी जो है सारे वर्ल्ड वाइड में महंगाई बढ़ रही है, सारी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है। तो ये कॉमन सिनेरियो है। अब इसमें क्या होता है कि अगर आप एक गवर्नमेंट जो सोशलिस्ट गवर्नमेंट बोलते हैं, मतलब ये जो पैसे बांटने वाली गवर्नमेंट होती है, तो ये सोशलिस्ट गवर्नमेंट होती है। ये लोग क्या करते हैं कि आर्टिफिशियली लोगों को तनख्वाहें बांट देंगे, लोगों को राशन बांट देंगे, तो उससे क्या हो रहा है, हर गरीब के पास पैसा पहुंचता है, हर गरीब के पास खाना मिलता है। और बाज़ गवर्नमेंट्स होते हैं जो ये चाहते हैं कि बड़े इंडस्ट्रीज़ आगे बढ़ें और फिर वो लोग गरीबों को नौकरी दें। तो ये कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट गवर्नमेंट्स के हमेशा से ये झगड़े रहे हैं कि सोशलिस्ट बोलता है डायरेक्ट दे दो और डायरेक्ट हम फ़ायदा पहुंचाते हैं, डायरेक्ट लोगों को खाना दे देते हैं ताकि वो खाना महंगाई ना हो जी। दूसरा कैपिटलिस्ट क्या बोलता है कि भाई आप ये बड़ी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाओ, तो ये इंडस्ट्री वाला तनख्वाह देगा, नौकरी देगा, और उससे फिर लोगों का महंगाई नहीं कम होगी मगर लोगों का रोजगार चलेगा। हाँ, तो रोजगार चलेगा तो फिर लोगों के पास पैसे आएंगे, वो भी चीज़ खरीदेंगे, फिर थोड़ा महंगाई और आगे बढ़ेगी और ऊपर आएगी। अच्छा, इस तरीके से महंगाई और ऊपर आएगी? हाँ, और ऊपर डेफिनेटली आएगी, मगर इसमें क्या होता है कि आपको ग्रोथ दिख के आती है भाई, कंट्री में ग्रोथ। अच्छा, ग्रोथ दिखती है लेकिन महंगाई बढ़ रही होती है। बढ़ती है।
बिल्कुल यही वो तरीके हैं जिसको अपनाया जा रहा है लगातार, और इसी वजह से ये महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। बढ़ती महंगाई के बीच एक ज़रूरी सवाल मेरा आपसे इस वक्त ये है कि फ़िलहाल ऐसा माना जा रहा है कि पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक क्राइसिस आया हुआ है, उसी का असर भारत में भी है। क्या इसकी वजह कोरोना है या फिर और दूसरी वजूहात भी है? देखिए, कोरोना के टाइम पे हुआ क्या था कि अमेरिका जो सबसे बड़ा कंट्री है, इसके नोट रहते हैं डॉलर। ये डॉलर अमेरिका के पास कहाँ से आते हैं? तो वो उसके प्रिंटिंग मशीन से, प्रिंटर से प्रिंट करता है वो। तो अमेरिका का जो प्रिंट किया हुआ डॉलर आप भी लेते हैं 80 रुपये में या जो भी है, और चाइना भी लेता है, जापान भी लेता है, हम सब लेते हैं। तो आप समझिए मैं अमेरिका हूँ, एक एग्जाम्पल ले लिए, मैं अमेरिका हूँ, आप मेरे पास आए कि साहब मेरा एक आइटम खरीद लो, मोबाइल फ़ोन खरीद लो। बोला तो बोला ठीक है, कितने का है? तो आप बोले $1000 का है। ठीक है, मैं गया प्रिंटिंग मशीन से प्रिंट करा, ला के आपको पैसे $1000 दिए। तो मेरे पास से कोई चीज़ नहीं दिया मैं आपको अगेंस्ट में। अच्छा, मुझे आपको एक्चुअली मेरे पास से कुछ देना था, समझे आप, मैं आपसे मोबाइल फ़ोन लिया तो मैं आपको कुछ स्कूटर दे देना था या कुछ बाइक देना था आपको, तो ताकि ये वैल्यू की चीज़ आपको पहुंच जाती। मैंने क्या किया, एक बेकार बिना वैल्यू का खाली एक पेपर को प्रिंटिंग कर दिया, करके आपको दे दिया। तो ऐसा अमेरिका ने कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रिंटिंग की। तो सिर्फ अमेरिका नहीं, सारे कंट्रीज प्रिंटिंग करे, करके क्या किए, उनके जो नागरिक है, हर नागरिक के बैंक अकाउंट में 2-2 लाख रुपए हर महीना डाले। देखिए भारत में ऐसा नहीं, भारत में 15 लाख कब आ रहे हैं, 15 लाख कब आ रहे हैं, ये पॉलिटिकल स्लोगन हो गया। मगर अमेरिका ने रियली 2 लाख रुपए हर बंदे के अकाउंट में डाले। और वो घर, अमेरिका के लोग कैसे होते हैं, अगर अकाउंट में पैसे आ गए तो वो खर्चा करना चाहते हैं। वो लोग पैसे जमा नहीं करते इंडियंस की तरह, तो वो फ्रीली जाके खर्चा करते। अब वो लोग घरों में बंद थे, खर्चा भी नहीं कर सके, वो लोग खर्चा भी नहीं कर सके, उनके बैंक में अकाउंट में पैसे जमा हो रहे हैं और वो बेचैन हो रहे हैं खर्चा करने के लिए। अब खुला है, अब अमेरिका खुल गया है, अब जाके कर सकते हैं। तो अब इतनी तेज़ी से वो लोग खर्चा करना चाह रहे हैं, और घरों में बंद थे तो एयरपोर्ट्स पूरे फुल हो गए हैं, होटल्स पूरे फुल हो गए हैं। आप देखिए प्लेनों के टिकट्स, इवन इंडिया के भी जो पैसे वाले हैं बाहर जाना चाह रहे हैं, या फिर उम्रे पे जाना चाह रहे हैं, या दुबई जाना चाह रहे हैं, कहीं भी जाना, आप प्लेन के टिकट्स देखिए इतने ज़्यादा रेट बढ़ गए। क्यों? क्योंकि डिमांड ज़्यादा है। तो ये कंपनीज जो है प्रॉफिट ज़्यादा लेना चाहती है, ये सब प्राइवेट कंपनीज हैं, तो ये खुद ब खुद लोग अपना प्रॉफिट ज़्यादा लेना चाहते हैं। तो ये महंगा कोविड की वजह से इंटरनेशनली ये महंगाई बढ़ी है, और ये बढ़ी है बैंक को, अमेरिका के बैंक को और दूसरे बैंक। इंडिया उतना ज़्यादा नहीं छापा, इंडिया बहुत कम छापा है, मतलब वर्ल्ड में सबसे कम इंडिया छापा है नोट। तो वर्ल्ड के पूरे जो बैंक्स नोट छापे हैं और वो नोट फ्री में डाल दिया, वो नोट की वैल्यू कम हो गई है। एक्चुअली आप देखें तो जब आप फ्री में कोई चीज़ बांट दे रहे हैं तो उस चीज़ की वैल्यू कम हो जाती है। आप बच्चे को भी 200 चॉकलेट्स दे दिए, वो चॉकलेट की वैल्यू बच्चे के पास कम हो जाएगी, बेकम भागी करेगा। तो उस तरीके से पैसों की वैल्यू कम हो गई। अच्छा, फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मुलाकात होती है।